सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पावर आईएएस। मेरा नाम है रुपेश और जैसा आप सबको पता है कि मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको एक मार्कशीट दिख रहा होगा। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है क्या। तो अभी हमने आपको पता है कि पावर आईएएस पे स्टार्ट किया हुआ था एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक की एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर करा चुके हैं। आज स्टैंडर्ड 10 की मॉडर्न इंडिया कराऊंगा मैं। 9th वाली हिस्ट्री में कुछ खास है नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते नहीं है। तो लगभग स्टैंडर्ड 10 तक की एनसीईआरटी हमारी खत्म हो गई हिस्ट्री एंड पॉलिटी की। नाउ दैट बहुत सारे लोगों का डाउट आ रहा था कि अभी एनसीईआरटी सीरीज के बाद हम क्या स्टेप इनिशिएट करने वाले। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज, जैसे कि एक वीडियो मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रीलिम्स को लेकर के मेजर इशू है। जो 2025 का प्रीलिम्स 5.5 महीने बचे हैं प्रीलिम्स में, राइट। बहुत सारे बच्चे अब प्रीलिम्स के रेस में लग चुके हैं और आई थिंक आइडियली अब टाइम आ चुका है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने का। सो लॉट ऑफ पीपल वर कमिंग अस टू नो कि हम प्रीलिम्स का क्या अप्रोच रखें। ऑन द सेम बेसिस हमने सोचा है कि पावर आईएएस पे हम स्टार्ट करेंगे मेंटोरशिप प्रोग्राम। ये जो मार्कशीट आप देख रहे हैं ये विवेक की मार्कशीट है। विवेक जो इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को लीड करेगा, राइट। ही हैज स्कोर्ड समथिंग अराउंड 114 नंबर। जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ था उस वक्त कट ऑफ अराउंड 88 के आसपास गई थी। सो ही हैज अ डिसेंट एक्सपीरियंस पिछले 3 प्रीलिम्स क्लियर करने का, बहुत अच्छे मार्जिन के साथ। फॉरेस्ट कट ऑफ से भी 10-15 मार्क्स ऊपर जाकर के क्लियर किया उसने। सो ही विल बी लीडिंग अप द मेंटोरशिप प्रोग्राम। दैट इज व्हाट वी हैव प्लान्ड कि हम पावर आईज पे स्टार्ट करेंगे। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम का शेड्यूल क्या होगा, तो हम इस मेंटोरशिप प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है। लेट मी फर्स्टली मेक इट क्लियर कि ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वी डू नॉट हैव सो मच ऑफ फंड कि हम उतना इन्वेस्ट कर पाए। बट हमने इसको इतने रीजनेबल प्राइस पे किया है कि आई थिंक कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। इट इज जस्ट अ टोकन मनी, ताकि हमारे पास भी एक रिकॉर्ड और सामने वाले को पता हो कि वो एक प्रोग्राम में एक्सेस लेकर के कुछ कर रहा है। द प्राइस इज 299 रुपीज। हमने इसको बहुत इनिशियल ऑफर पर रखा हुआ ताकि बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर बच्चे हमारे पास इन फ्यूचर आएंगे तो हो सकता है हम इसको रिवैम्प करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। विवेक जैसे मेंटोर्स लेकर के आना इज नॉट एन इजी थिंग, बिकॉज सबका एग्जाम है, वो भी एग्जाम में लग जाएंगे। बट अगर बच्चों का संख्या बढ़ेगा सो मे बी इन फ्यूचर हम इसको रिवैम्प करें। अभी हमने इसको स्टार्ट किया 299 300 रुपए में, राइट। अगले 5-5.5 महीने की मेंटोरशिप है, रफली अराउंड 50 रुपीज पर मंथ, जो कि बहुत 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 नॉमिनल। इट इज लाइक अ फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम हम कर रहे हैं। ये प्राइस रखने का बस पर्पस ये है कि वो फ्री में दी हुई चीजों का कदर नहीं होता, तो एक छोटा सा प्राइस रखते हैं ताकि लोग एटलीस्ट वैल्यू करें। मेरी नहीं, एटलीस्ट मेंटोर की, जिसने ऑब्वियसली पिछले कुछ साल इस एग्जाम में इतना अच्छा एक्सपीरियंस के साथ में क्लियर किया और बहुत बच्चों को गाइड किया। इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम वाले चैनल पे वो ड्राइव करके जाएगा टेलीग्राम में। वहां पे डेली बेसिस पे आपको रेगुलर डे का शेड्यूल मिलेगा कि आपको क्या करना है। वीक में 2 सेशन होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा मेंटोर के साथ में। और ये मेंटोरशिप प्रोग्राम हम अगले मई तक लेकर के चलेंगे। हर वीक में आपको टारगेट मिलेगा, उसको आपको अचीव करना है। और कुछ टेस्ट कराए जाएंगे। वो जो टेस्ट कराए जाएंगे, मार्केट में जितनी भी अच्छी कोचिंग है जिनके टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उनमें जो सबसे बेस्ट टेस्ट होगा उसको हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। प्लस बच्चों के साथ वो टेस्ट भी करा रहे होंगे। इस तरीके से हम अगले साल के प्रीलिम्स 2025 के प्रीलिम्स तक पूरा का पूरा स्टैटिक एंड करंट अफेयर विद द हेल्प ऑफ मेंटर कवर कराएंगे, जिनके पास खुद का एक्सपीरियंस है इस एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर से क्लियर करने का। तो ये रहा मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में दैट आई वांटेड टू शेयर। नाउ दैट कमिंग बैक टू द टॉपिक, एज आई हैड सेड यू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अब क्या कर रहे हैं। सो वी आर कवरिंग अप आवर एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज भी हमारा खत्म होने वाला है। स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी के साथ में एक तो मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, प्लस प्रीलिम्स में जो स्टैटिक एरिया है जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पोस्ट मौर्य क्वेश्चन वहां से आता है। संगम एज एक स्टैटिक एरिया है, क्वेश्चन वहां से आता है। पॉलिटी की बात करूं मैं तो फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन आता है वहां से, राइट। इकोनॉमी की बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इन्फ्लेशन है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के जो बेसिक एरियाज है जहां से प्रीलिम्स में जिन थीम से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, हमने उसके पैरेलल में अब एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, नॉट बियॉन्ड दिस, जिसका नाम ही होगा एनबीटी सीरीज। इस सीरीज में हम सारे थीम्स को कवर करेंगे 40 मिनट के अंदर में, और उस टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, राइट। स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी के बाद मैं ये मान के चल रहा हूं कि हिस्ट्री और पॉलिटी जिस चीज को हमने स्टार्ट किया, इसका आपके पास में बहुत अच्छा डिसेंट बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया होगा। हमने स्टार्टिंग में एक अप्रोच रखा था कि हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को चूज करेंगे जो हम करा सकते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी हमने प्लान किया हम कराएंगे, हमने करा दिया। इकोनॉमी भी अभी लेक्चर्स आ रहे होंगे, इकोनॉमी भी चलेगा। और ज्योग्राफी में चूंकि जो विवेक सर जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी है वो मेंटरशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व होंगे, तो वो लेक्चर्स नहीं आ पाएंगे। आप उनके साथ गाइड करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो टू द मेंटरशिप प्रोग्राम। बाकी विवेक सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एनबीटी सीरीज में आकर के जो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन है जहां से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो क्लासेस लें, ताकि एनबीटी सीरीज के थ्रू, नॉट बियॉन्ड दिस सीरीज के थ्रू आप सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। जो भी कुछ हम करा रहे हैं ये सारा का सारा कंटेंट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पावर आईज पे मिलेगा। प्लस हम इसको कंपाइल करके एक मंथली मैगजीन के रूप में भी लेकर के आएंगे, जिसमें आपका एनबीटी सीरीज में जो भी पूरे महीने में पढ़ाया होगा आपको उसको रीड करना है।
ट्रस्ट मी, आफ्टर 5 months यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चन जो इन टॉपिक से आपके एग्जाम्स में स्ट्रेट पूछे गए, राइट। एनीवेज वो बात की बात है, बट दिस इज द टाइम कि हम इन टॉपिक्स को रैप अप करें। हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, किस बेसिस पर हम टॉपिक्स को करा रहे हैं, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के 10 साल के क्वेश्चन, 15 साल के क्वेश्चन के एनालिसिस करके वी हैव स्टार्टेड दिस एनबीटी सीरीज, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे फ्री सेशन है। बट अगर आप मेंटोरशिप चाहते हैं विवेक सर से, 1-to-1 इंटरेक्शन एंड ऑल दैट, सो यू हैव टू ज्वाइन द ग्रुप, राइट। और बहुत नॉमिनल प्राइस है। बस एक रिस्क मेरे अंदर ये लग रहा था, जो बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि इतने नॉमिनल प्राइस पे लोग कदर नहीं करेंगे कोर्स का। तो मुझे लगा कि यार देखो, जिसको कदर करना होगा ना वो ऐसे भी कदर करेगा, और नहीं करना है तो मार्केट में 18,000 20,000 पे बड़ी बड़ी कोचिंग मेंटोरशिप ला रही है। विवेक के पास काफी ऑफर है बड़ी कोचिंग से मेंटोरशिप देने का, बट वो एक छोटे सा प्लेटफॉर्म पे इसलिए मेंटोरशिप दे रहा है क्योंकि चाहता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक मास ऑडियंस का हम कुछ अच्छा कर सके। बाकी इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इट इज अप टू यू, है ना, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा जो स्टैंडर्ड 10th का जो आज का टॉपिक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम नेशनलिज्म इन इंडिया कवर करने वाले हैं। सो लेट मी शो यू, ये है नेशनलिज्म इन इंडिया का एनसीईआरटी का पीडीएफ, राइट, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों आया, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ है, सत्याग्रह। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं गांधी जी के आने वाले पीरियड से लेकर के, मतलब अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट तक के इंपॉर्टेंट से सिर्फ टॉपिक्स, क्योंकि एक्चुअली में इनको डेप्थ में पढ़ेंगे ना तो बहुत लंबा सेशन होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एनसीईआरटीज में दिया हुआ है। बाकी एनबीटी सीरीज में हम एक एक टॉपिक को डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे। क्लियर ऑन दिस? इस बुक से बनाए हुए नोट्स यहाँ पे हैं, जो कि हमने इस एनसीईआरटी के बुक से ड्राइव आउट करके निकाला हुआ है प्रीलिम्स और स्पेसिफिकली मेंस के लिए। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मिलेंगे। ये भी नोट्स आपको अपने पावर आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे फ्री एक्सेस पे मिल सकता है। यू कैन गो एंड यू कैन ज्वाइन दैट, राइट। तो लेट्स स्टार्ट दिस, फटाफट कवर अप करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया है क्या, और इस टॉपिक को खत्म करने के बाद हमारा 10th तक का एनसीईआरटी हिस्ट्री पॉलिटी एटलीस्ट रैप अप हो जाएगा, राइट। तो देखो, नेशनलिज्म, सबसे पहला नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने से पहले वी शुड नो कि नेशनलिज्म क्या होता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीयता, राइट। नेशनलिज्म अगर मैं बिस्मार्क के हिसाब से बताऊं, बिस्मार्क जो यूरोप से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से, तो उन्होंने कहा था कि एनीवन हु इज होल्डिंग द फ्लैग ऑफ जर्मनी इज अ नेशनलिस्ट फॉर मी। हर वो इंसान जो जर्मनी का झंडा मेरे लिए उठा करके चल रहा है, मतलब जर्मनी का झंडा उठा के चल रहा है, वो मेरे लिए क्या है, एक नेशनलिस्ट है। किसने बोला था? तो ये बोला था बिस्मार्क ने। तो इनके डेफिनेशन से, इनके स्टेटमेंट से आपको ये पता चल गया है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, एक कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो हम सब अपने देश के लिए फील करें, दैट इज कॉल्ड नेशनलिस्ट, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। और वो कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग इंडिया में कब स्टार्ट होता है? तो मॉडर्न इंडिया, जब स्टैंडर्ड 8 पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड, मतलब मॉडर्न इंडिया को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो 2 पार्ट कौन से हैं जिसमें हमने पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया को डिवाइड किया। देखो बहुत सिंपल है, हिस्ट्री को अगर हमने कॉन्सेप्ट्स के साथ कवर किया है, बहुत इजी एंड स्मूथ सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मॉडर्न इंडिया है वो 2 पार्ट में, एक है आपका कौन सा, रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, मतलब कहां से कहां, यूरोपियन के आने से लेकर के, राइट, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, इसके पहले का पार्ट एक है और इसके बाद का पार्ट दूसरा है। मतलब क्या है, जो आपके यहाँ देश में यूरोपियंस आए हैं, यूरोपियंस के आने से लेकर के 1857, ये वाला आपका हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है। और 1857 से लेकर के 1947, ये जो 90 इयर्स की हिस्ट्री है, ये आपका हिस्ट्री का कौन सा पार्ट है, ये आपकी हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। इस तरीके से हमने पूरी पूरी मॉडर्न इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अब नेशनलिज्म में ये पार्ट बताने का रीजन क्या है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयता, देश के लिए एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक ऐसा फीलिंग जिसमें सब लोग एक दूसरे को सिमिलर फोल्ड पे लेकर के आते हैं। तो ये जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग है ना, ये पार्टिकुलरली हमें कब देखने को मिलेगा? सो ऑलवेज रिमेंबर, ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग हमें 1914 के बाद देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इस रिवोल्ट में जितने भी लोग थे वो इंडिविजुअली लड़ रहे थे। फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई अलग लड़ रही है, फॉर एग्जांपल नाना साहब अलग लड़ रहे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल बेगम हजरत महल अलग लड़ रही है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, फैब्रिकेटेड है, सिलोज में लड़ाई कर रहे हैं, और इसीलिए इनको सप्रेस करना आसान था। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा इशू क्या था कि इस क्रांति में, इस रिवोल्ट में कोई टॉप में नहीं है जो आकर के सबको एक साथ लेकर के चले, बहुत सिलोज में लड़ाई हो रही है, अलग अलग टुकड़ों में लोग लड़ रहे हैं, राइट। तो इसीलिए यहां पे हम क्या देखते हैं, नेशनलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ऐसा कॉन्सेप्ट मिसिंग था। ये कॉन्सेप्ट कहां देखने को मिलता है हमें? 1914 के आसपास में, जब महात्मा गांधी इंडिया आते हैं, और इंडिया में सबसे पहली बार हम
पैन इंडिया मूवमेंट्स लॉन्च करने की बात करते हैं, तब हमें दिखता है कि अगर हम नेशनलिज्म की फीलिंग के साथ में, राष्ट्रीय भावना के साथ में अगर एक साथ एकजुट होकर के लड़े तो हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, अपने देश से भगा सकते हैं। ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया में कहां दिख रहा है, 1914 में, और यही चीज आपके एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में बताया है, राइट एवरीवन। दो मेजर रीजन नेशनलिज्म ग्रो क्यों हुआ, अगर आपसे मेंस में पूछा जाए तो देखो सबसे पहला रीजन क्या दिया हुआ है, नेशनलिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू कॉलोनियलिज्म, मतलब जिस तरीके से आपका शोषण हो रहा था उसको अगर रोकना है, उस कॉलोनियलिज्म को रोकना है, तो उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका रिस्पॉन्स है नेशनलिज्म। हम सब एक साथ बढ़े, एक साथ आगे चले और ये बोले कि हम वेस्टर्न कपड़े को नहीं पहनेंगे, हम खादी के बने हुए नॉर्मल अपने देश के बने हुए कपड़े को बनेंगे। मतलब कॉलोनियलिज्म का अपोजिट जो रिएक्शन है वो क्या प्रमोट कर रहा है, नेशनलिज्म को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। नेक्स्ट बोल रहा है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। ग्लोबल इन्फ्लुएंस मतलब पूरी दुनिया में, मतलब एवरीवन इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लुएंस में क्या चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहां पे लोग किस चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी। अमेरिकन रेवोल्यूशन, वहां भी हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी, फ्रेंच में डेमोक्रेसी के साथ साथ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट, इन सब चीजों के लिए लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसे एलिमेंट्स है जिसने लोगों के अंदर में नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना भरी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी एक मेजर रोल प्ले करता है पूरे देश में लोगों को राष्ट्रीयवाद की तरफ में, नेशनलिस्ट आइडेंटिटी को अडॉप्ट करने के लिए। दूसरा आपके एनसीईआरटी ने बताया है कि कुछ मोमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मोमेंट मतलब जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जब हम इसको डेप्थ में पढ़ रहे होंगे टॉपिक्स में एनबीटीज के थ्रू, वहां मैं पढ़ाऊंगा कि सोशियो रिलीजियस मोमेंट है, राइट, सामाजिक और धार्मिक सुधार, जिसमें आपको देखेंगे राजा राम मोहन राय आएंगे, विद्यासागर आएंगे, राइट, बहुत सारे ऐसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स आएंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर होंगे एंड लॉट मेनी अदर्स। वो सब कहीं ना कहीं समाज में सुधार की भावना को लेकर के आने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं। तो वहां भी हमें नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उठते हुए दिखता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स आएंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स जैसे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, राइट, इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट से पर्सनालिटीज है जिन्होंने क्या किया, लोगों के अंदर में ये फीड किया है कि नेशनलिज्म होना कितना इंपॉर्टेंट है एक देश को आजाद होने में। सो दीज आर द फैक्टर्स जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे देश में राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बोलता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। देखो सबसे पहली बार जो वर्ल्ड वार होता है आप सबको पता है कब होता है वर्ल्ड वार। सो वर्ल्ड वार होता है हमारा 1914 से लेकर के 1918 तक। दिस वाज द टाइम पीरियड। इस पूरे के पूरे कार्यकाल में क्या होता है, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में क्या होता है, वर्ल्ड वार होता है। विश्व युद्ध चल रहा था पूरी दुनिया में। अब ये जो वर्ल्ड वार वाला टाइम पीरियड है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्ल्ड वार जब पूरी दुनिया में हो रहा था उसका इंपैक्ट उन सारी कंट्रीज पे पड़ेगा जो इंग्लैंड की कॉलोनी है, क्योंकि इंग्लैंड उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इंग्लैंड जब वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करता है तो कहीं ना कहीं चाहता है कि इंडिया से लोग उस वर्ल्ड वार में आए, मतलब इंडियन सोल्जर्स उस वर्ल्ड वार में, उस विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करें। तो जो इंडियन सोल्जर्स हैं, महात्मा गांधी रिक्वेस्ट करते हैं, गांधी के रिक्वेस्ट पे इंडियन सोल्जर्स भी उस वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मींस द सोल्जर्स स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग बिकॉज महात्मा गांधी एम्फसाइज्ड दैट। And why Mahatma Gandhi did it? Because Mahatma Gandhi wanted that if we cooperate Britishers will cooperate us back. महात्मा गांधी का ऐसा सोचता कि अगर हम सहयोग करेंगे अंग्रेजों का तो अंग्रेज भी हमारा सहयोग करेंगे। And that is the reason why he asked everyone that we should support Britishers at this crucial phase. वो अलग बात है कि महात्मा गांधी के कहने पर जब हम लोगों ने, जब इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया, उसके बावजूद हमें रिटर्न में क्या मिलता है, जलियांवाला बाग। हमें रिटर्न में क्या मिलता है, रॉलेट एक्ट। आर यू गेटिंग दिस? तो उसके बाद में महात्मा गांधी को समझ में आ गया कि अब ये गलती नहीं दोहराना है। और यही चीज आप देखेंगे हिस्ट्री में जब सेकंड वर्ल्ड वार होता है, राइट, 40s में, 1940s के आसपास में, तो महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना तो छोड़ो, बोलते हैं क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, करो या मरो। मतलब यही टाइम है अंग्रेजों से जान छुड़ाने का। मतलब जो पहले वर्ल्ड वार में गांधी जी का अप्रोच था उससे जो वो सीखते हैं उसको अप्लाई कहां करते हैं, सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार कहां, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला मूव, जहां पे वो इसी अप्रोच को अप्लाई कर रहे होते हैं। तो यहां तक क्लियर है, दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। चलो वापस आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम। अब सबसे पहला दिया हुआ है रॉलेट एक्ट 1919। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है रॉलेट एक्ट 1919। क्या है ये रॉलेट एक्ट? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया, और इस एक्ट के थ्रू उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि कोई भी इंसान जिसपे थोड़ा भी संदेश हो, आपको लगता है कि ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कुछ ऐसी गतिविधियां में पार्टिसिपेट कर रहा है जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को खतरा है, तो उसको सीधा जाओ अरेस्ट करो, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी ट्रायल, कोई कुछ नहीं करना, बस शक के आधार पर जाइए अरेस्ट करिए। रॉलेट एक्ट आया 1919 में, और इस एक्ट ने पूरी जगह तबाही मचा दी। पूरे इंडिया के हर कॉर्नर पे जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जितने भी लीडर्स थे, उन सबको उठा के क्या करने लग गए, अरेस्ट करने लग गए, राइट। कहीं ना कहीं पूरे देश में एक डर का माहौल, एक दहशत का माहौल पैदा हो गया इस एक्ट के बाद में।
और इसी एक्ट के कारण एक मेजर ट्रेजेडी होता है, जलियांवाला बाग। होता क्या है इस एक्ट में ना, कुछ इंपॉर्टेंट से लीडर्स, फॉर एग्जांपल डॉक्टर सैफुद्दीन और एक किचलेव, ये दो ऐसे मेजर पॉलिटिकल लीडर्स थे पंजाब से जिनको अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने, सैफुद्दीन को और किचलेव को, राइट। और इनको अरेस्ट करने के बाद में जो पंजाब में लोकल लोग थे उनके अंदर में ये बात आ गया कि यार अगर हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं, देन हाउ वुड वी पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट प्रोसेस, किस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपेट करेंगे पूरे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है उसके अंदर में। इन्हीं लोगों के अरेस्ट के बारे में बात करने के लिए, इन्हीं लोगों के अरेस्ट होने के बाद आगे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, इस चीज को बात करने के लिए पूरे के पूरे गांव के लोग, उस एरिया के लोग बैसाखी का फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल, बैसाखी, बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कहां पे आते हैं, जलियांवाला बाग में आते हैं। और तभी जनरल डायर को इंफॉर्मेशन मिलता है कि सब एक साथ आए हुए हैं और ये लोग प्लान कर रहे हैं कोई बड़ा रिवोल्ट करने का। जनरल डायर पूरे फोर्स के साथ आता है और जलियांवाला बाग में जितना भी एग्जिट गेट था सबको बंद करा के उसने गोलियां चलवाना स्टार्ट कर दी, सबको भुनवा दिया। किसने, जनरल डायर ने, राइट। और तब जाकर के हमें देखने को मिलता है जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग कांड, जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हमें रॉलेट एक्ट से नजर आते हुए दिखाई देती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा हिस्ट्री का अप्रोच ये रहेगा कि हम जब भी हिस्ट्री में कोई भी इवेंट को पढ़ेंगे तो एक इवेंट दूसरे इवेंट से कैसे कनेक्टेड है वो कनेक्शन को भी पढ़ना है। हम पढ़ते क्या है, रॉलेट एक्ट को अलग पढ़ रहे हैं, जलियांवाला बाग को अलग पढ़ रहे हैं, नन कोऑपरेशन को अलग पढ़ रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस को अलग पढ़ रहे हैं, हम उसके बीच का कनेक्शंस नहीं पढ़ रहे। इफ यू नो द कनेक्शंस बिटवीन टू इवेंट्स देन यू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड देयर, राइट। तो हमारा जो अप्रोच है एनबीटी सीरीज हो या फिर जो हमने एनसीईआरटीज में अभी तक आपको पढ़ाया है उन सभी में हमने इस चीज को ध्यान में रखा है कि जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करेंगे हम उसके बीच का कनेक्शंस को भी कवर अप करते चलेंगे। विल ट्राई टू कवर कनेक्शंस ऑल टुगेदर, राइट। तो हमने देखा क्या कि बैसाखी फेस्टिवल में जलियांवाला बाग में उसको जनरल डायर ने सबको मरवा दिया, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का डेथ हुआ। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन क्या बनता है, पीसीएस से पूछा हुआ, स्टेट पीसीएस में, स्पेशली बिहार पीसीएस में आई थिंक पिछले साल ही पूछा था कि उद्धम सिंह, ऑलवेज रिमेंबर किसका नाम ले रहा हूं मैं, उद्धम सिंह, इन्होंने किसको मारा, राइट। ऑलवेज रिमेंबर उद्धम सिंह इंग्लैंड में पता है किसको मारते हैं, वो मारते हैं MICHAEL, माइकल ओ डायर, राइट। वो किसको मारते हैं, वो माइकल ओ डायर को मारते हैं। अब ये समझ जाओ माइकल ओ डायर कौन है और जनरल डायर कौन है, राइट। दोनों अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। माइकल ओ डायर उस वक्त में जब जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड हुआ था उस वक्त में पंजाब का गवर्नर जनरल था। कौन था पंजाब का गवर्नर जनरल, माइकल ओ डायर। कब था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, कहां होता है, पंजाब में होता है, राइट। तो उद्धम सिंह ने माइकल ओ डायर को जाकर के इंग्लैंड में गोली मारा था और जलियांवाला बाग में जिसके ऑर्डर्स पे सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हत्या किया, गोलियां चलाई, वो कौन था, ही वाज जनरल डायर। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस। तो 90% बच्चे जनरल डायर हिट करके आ गए और सबका आंसर गलत हो गया, बट आंसर क्या था, माइकल ओ डायर। तो इस टाइप से दे कैन फॉर्म द ट्रैप। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बट मैं इसको इसलिए ऐड कर रहा हूं क्योंकि हमारा अप्रोच वही है कि एनसीईआरटी से हम टॉपिक उठाएंगे, थोड़ा डेप्थ तो कवर करेंगे, मतलब पूरा डेप्थ में जाएंगे तो हमें एनसीईआरटी कवर करने में 6 महीने 8 महीने लगेगा क्योंकि ये तो फाउंडेशन कोर्सेज का पार्ट है, राइट। बट वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग, बट हाँ वी कैन कवर कि जो बेसिक से लेकर के थोड़ा सा एडवांस है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, वी कैन कवर इन दी बैचेस। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट इसको लेकर के बहुत लंबी सी स्टोरी चली है, मतलब जनरल डायर को बचाया गया है, जनरल डायर के ऊपर में लिटिगेशंस हुए बट उसको इंग्लैंड बुला लिया गया और इंग्लैंड में ला करके उसको एक सेफ हैंड दे दिया गया, रिटायर करा दिया गया आर्मी से और वो अच्छे से अपनी जिंदगी जी करके बूढ़ा हो गया मरा, राइट। इंग्लैंड में जो अपर हाउस था उसने कहीं ना कहीं जनरल डायर की मदद भी की केसेस से उसको बचाने के लिए, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। सो दिस इज अबाउट द जनरल डायर, दिस इज अबाउट द जलियांवाला बाग, राइट। तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर होता है इसके बाद में लोगों को ये चीज तो समझ में आ गया था कि एट एनी कॉस्ट कुछ भी हो जाए ब्रिटिशर्स का सपोर्ट हमें नहीं करना है क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी भी अपने बात के पक्के नहीं है और ये उन्होंने बहुत पहले से दिखाया था, राइट। 1857 रिवोल्ट के पहले अगर आप देखो जब शुरुआत से कहानी स्टार्ट हुई है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, 1757, 1762, हर जगह उनका एक ही स्ट्रैटेजी है, फूट डालो राज करो, राइट, डिवाइड एंड रूल। ये पॉलिसी लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे। अगर हम नन कोऑपरेशन की बात करें, अब देखो एक नया मोमेंट स्टार्ट होता है नन कोऑपरेशन। मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं, इसके बाद से आप नन कोऑपरेशन समझना आपके लिए आसान होगा। एनसीईआरटी ने सीधा नन कोऑपरेशन को स्विच किया है।
देखो महात्मा गांधी इंडिया आते हैं 1915 में, राइट, और 1915 में इंडिया आते हैं ना, तो वो यहाँ पे अपने पॉलिटिकल गुरु से मिलते हैं। कौन इनके पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले, राइट, GKG, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी को बोला कि आप एक काम करिए, देश में आने के बाद में ना पूरे देश में एक भ्रमण करिए, पूरा देश का एक ट्रिप करिए 1 से 1.5 साल, और देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोगों को क्या समस्याएं हो रही है, उसके बाद अब कुछ कहिए। तो महात्मा गांधी पूरे देश का भ्रमण करते हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाते हैं, देखते हैं कहां पे क्या प्रॉब्लम, लोग कैसे फेस कर रहे हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला 1917 में, राइट, 1917 में राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को कहां बुलाते हैं? चंपारण बुलाते हैं, चंपारण, राइट। तो यहाँ पे महात्मा गांधी चंपारण में इंडिगो प्लांटेशन, नील की खेती चल रही थी, वहां पे लोगों की मदद करते हैं और ये सक्सेस हो जाता है। फिर 1918 के शुरुआत में या फिर 1918 में ही बोलो, 2 अलग अलग जगह से महात्मा गांधी जी को बुलाया जाता है। एक तो खेड़ा से बुलाया जाता है, गुजरात में है, और एक अहमदाबाद, मील स्ट्राइक वर्कर्स, राइट, ये भी कहां पे है? गुजरात में है। ये दोनों मोमेंट भी महात्मा गांधी के सक्सेस हो जाते हैं। खेड़ा में मतलब बहुत टाइम से फेमिन आया था, लोग खाना नहीं बना पाए थे, मतलब उतना उपजाऊ नहीं हुआ था, और अंग्रेजों ने इनकी जमीनें बेच दी थी किसानों की, क्योंकि ये टैक्स नहीं चुका पा रहे थे। बहुत ही बुरी तरीके से लोगों का एक्सप्लॉइटेशन, शोषण किया था अंग्रेजों ने। तो उनके राइट्स के लिए खेड़ा में महात्मा गांधी गए थे। खेड़ा में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एक रीजनल लीडर थे, जिन्होंने इस आंदोलन को मास स्केल तक पहुंचाया। महात्मा गांधी तो ऊपर से आए थे, लेकिन ग्रास रूट पे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस मोमेंट को लीड कर रहे थे, राइट। फिर अहमदाबाद वाला आता है, जहां पे हम अनुसुईया, साराभाई और बाकी लोग को पढ़ेंगे। देखो इनको ना हम गांधी मोमेंट करके एक स्पेशल टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको मॉडर्न इंडिया में बता रहा हूँ कि बेसिकली कहानी कैसे जा रही है, इनके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र भी नहीं है। बट नाउ दैट इफ आई एक्सप्लेन एवरीथिंग तो बहुत लंबी क्लास होगी, बट आप ये समझ जाओ कि किस तरीके से मोमेंट्स चले। कहने का मतलब ये है कि महात्मा गांधी जब इंडिया में आए तो 1.5 साल भ्रमण करने के बाद में उन्होंने 3 अलग अलग रीजनल मोमेंट्स किए। रीजनल मोमेंट्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय आंदोलन, राइट। So Mahatma Gandhi did 3 regional movements. They were Champaran, Kheda and Ahmedabad meal strike. Why did he did all these 3 regional movements? क्यों किया महात्मा गांधी ने 3 regional movement? आते ही क्यों नहीं नेशनल मूवमेंट स्टार्ट कर दिया? The only reason is कि गांधी जी न्यू कि अगर मैं क्षेत्रीय आंदोलन को सफल करूंगा तो लोगों का मेरे पे ट्रस्ट बढ़ेगा, और फिर मैं फ्यूचर में जाकर के एक नेशनल मूवमेंट कर सकता हूं, राष्ट्रीय आंदोलन कर सकता हूं। अभी अगर मैं सीधा कूद गया ना कि मुझे राष्ट्रीय आंदोलन करना है, नेशनल मूवमेंट करना है, पीपल विल नॉट सपोर्ट मी। If I have to prove my efficiency, my faith, right, my confidence to people, I have to succeed this रीजनल मोमेंट। एग्जैक्टली वैसे जैसे सपोज करो आप बहुत बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वो नहीं निकल रहा है, और आपने 2-3 छोटे मोटे एग्जाम निकाल दिया, तो आपका एग्जाम का बाद कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है कि अब मैं बड़े एग्जाम को भी क्लियर कर लूंगा। एग्जैक्टली वही था महात्मा गांधी का भी। ये छोटे छोटे एग्जाम्स क्लियर किया, रीजनल मोमेंट, तब महात्मा गांधी को लगा कि अब समय आ गया, मुझे एक बड़ा एग्जाम क्लियर करना है, मतलब एक पैन इंडिया मोमेंट लॉन्च करना। और उस मोमेंट का नाम क्या था? नन कोऑपरेशन मोमेंट। अब समझ में आया नॉन कोऑपरेशन के बीच की 1914 से यहाँ की स्टोरी कैसे गई है, राइट। इन 3 रीजनल मोमेंट के बाद महात्मा गांधी ने किस मोमेंट का स्टार्ट किया है? दैट इज नन कोऑपरेशन मोमेंट। बेसिकली इसके नाम से पता चल रहा है असहयोग आंदोलन, मतलब यू हैव टू नन कोऑपरेट ब्रिटिशर्स। तो महात्मा गांधी ने अपनी एक किताब हिंद स्वराज, ऑलवेज रिमेंबर द नेम, हिंद स्वराज। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हिंद स्वराज के राइटर कौन थे? कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि अगर हम अंग्रेजों को नन कोऑपरेट करें, असहयोग करें, सिर्फ 1 साल के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर, इफ वी नन कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स, तो सारे अंग्रेज इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे। अंग्रेज इंडिया में इसलिए रुके हैं क्योंकि हम उन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमसे वो रुके हुए। अगर हम ही कोऑपरेट करना बंद कर दे तो भाग जाएंगे वो। कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है। आप वो किसको लूट रहे हैं? आपको लूट रहे हैं, आपके रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, आप ही के थ्रू लूट रहे हैं। जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा डेप्थ में ना, तो आपको पता चलेगा कि 1857 की रिवोल्ट में जमींदार से कारण ही वो मोमेंट्स अनसक्सेसफुल हुआ। कहीं ना कहीं हमारे लोग ही अंग्रेज को मदद कर रहा है हम पे अधिकार जमाने के लिए, हमें लूटने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए। दे आर आवर पीपल जो उनकी मदद कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर सब लोग एक साथ मिलकर के 1 साल, सिर्फ और सिर्फ 1 साल एक साथ उन्होंने नन कोऑपरेट किया, असहयोग किया, तो अंग्रेज चले जाएंगे। और इसी फाउंडेशन पे उन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। इसी में खिलाफत का भी आंदोलन आ गया। तो खिलाफत का आंदोलन क्या था? तो देखो बहुत सिंपल है। खिलाफत का आंदोलन ये था कि जो ऑटोमन एम्पायर है, राइट, टर्की था वर्ल्ड वार में एक पार्ट में, मतलब एक जो 2 ग्रुप की लड़ाई हो रही थी वर्ल्ड वार में, उसमें एक ग्रुप में टर्की था और उसके अपोजिट वाले ग्रुप में इंग्लैंड था, अंग्रेज थे। तो अंग्रेजों ने टर्की वाले को हरा दिया और उन्होंने क्या बोला कि टर्की का जो रिलीजियस गुरु है, राइट, मुस्लिम्स के जो रिलीजियस गुरु हैं टर्की में, जो जिनको क्या बोलते हैं खलीफा, उनको हम हटा देंगे और खलीफा को हम एबोलिश करेंगे। इस डिसीजन से अंग्रेजों को लेकर के
पूरी दुनिया के सारे मुस्लिम्स नाराज थे और उन्होंने पूरी दुनिया में अंग्रेजों का क्या किया, रेबेल किया उनके अगेंस्ट में, राइट। मतलब इससे वो बहुत असहयोग थे, असहमत थे। एंड इसी चीज को लेकर के इंडिया में भी खिलाफत आंदोलन चल रहा था, राइट। अब ये खिलाफत आंदोलन कौन चला रहे हैं, तो इनका नाम याद रखना। ये जो खिलाफत आंदोलन है ना, खिलाफत मोमेंट, देखो ये जो भी बता रहा हूं, देर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। इनको चला रहे थे आपके अली ब्रदर्स। कौन है अली ब्रदर्स, तो एक है मोहम्मद अली और एक है आपके शौकत अली, राइट। ये दो ऐसे लोग हैं जो इंडिया में खिलाफत आंदोलन चला रहे हैं, खिलाफत मोमेंट चला रहे हैं, सारे मुस्लिम्स को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और अंग्रेजों के अगेंस्ट में रेबेल करा रहे हैं कि अंग्रेजों से हम असहयोगी, क्योंकि अंग्रेज हमारे जो खलीफा है, जो मुस्लिम्स के रिलीजियस गुरु है, उनको हटाने की बात कर रहे हैं, राइट। महात्मा गांधी को लगा कि ये वो टाइम है जिस समय में मुस्लिम और हिंदू एक साथ एक जगह खड़े होंगे और हम एक साथ मिलकर अंग्रेजों के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर सकते हैं, दिस इज द हाई टाइम। और तब महात्मा गांधी ने खिलाफत के इशू को नन कोऑपरेशन मोमेंट से जोड़ा और इसका नाम क्या कर दिया, नन कोऑपरेशन खिलाफत मोमेंट, और इसको लॉन्च कर दिया पूरे देश में, राइट। जहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आ गए। तो आपकी एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा टर्म यूज किया कि महात्मा गांधी ट्राइड टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम अंडर वन अम्ब्रेला, एक छाता के नीचे, ताकि हम एक साथ आकर के अंग्रेजों के अगेंस्ट रिवोल्ट करें। इस मोमेंट के थ्रू बहुत सारे बच्चे थे, स्कूल्स में टीचर्स थे, लॉयर्स थे, सबने अपने अपने क्या काम को छोड़ दिया, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने प्रैक्टिसेस छोड़ दी। मेन पर्पस ये था कि हम जो भी कर रहे हैं हम सब कुछ छोड़ दें ताकि अंग्रेजों को हम असहयोग करें, राइट। अपना जॉब वॉब सब लोग छोड़ के बैठ गए, सब कुछ क्विट कर दिया सबने। और नन कॉपरेशन मोमेंट में उन्होंने बड़े स्केल पे जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं, सामान, उसको जलाया, राइट, सब कुछ रैप अप किया। बट नन कॉपरेशन मोमेंट कुछ टाइम बाद अनसक्सेसफुल हो गया, फेल हो गया। ये कहानी है चौरी चौरा का। तो हुआ क्या है, देखो यूपी में, ऑलवेज रिमेंबर, गोरखपुर के पास, यूपी में जो गोरखपुर है ना, उसके पास में एक जगह है, उसका नाम है चौरी चौरा, राइट। अब ये जो चौरी चौरा है, यहां पे क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन था, राइट। वहां पुलिस स्टेशन के आसपास कुछ जो आम लोग थे वो भड़क गए थे, राइट। और उन्होंने क्या किया, पूरे पुलिस स्टेशन पे तेल लगा के आग, तेल फेंक के आग लगा दिया और सारे पुलिसमैन को उसमें फेंक दिया। मतलब सारे पुलिसमैन, पुलिस स्टेशन, सब कुछ जल गया। और इस एक्ट ने, चौरी चौरा के इस एक्ट ने अंग्रेजों के कान खड़े कर दिए और महात्मा गांधी ने इस एक्ट को होते ही पूरे के पूरे देश में नन कोऑपरेशन बंद कर दिया। दो रीजन था। रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन तो ये कि महात्मा गांधी ने ये कहा कि लोगों को, मैंने बताया था कि हम इस मोमेंट को लॉन्च करेंगे नॉन वायलेंस के रूप में, हम कहीं भी दंगा लड़ाई नहीं करेंगे। लोगों को वायलेंस, नॉन वायलेंस समझ ही में नहीं आ रहा, लोगों को नॉन कोऑपरेशन मोमेंट का मेन पर्पस नहीं समझ में आ रहा, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। दूसरा जो इसका रीजन था ना, वो बहुत ही जेन्युइन रीजन था। रीजन क्या था, महात्मा गांधी ने ये चीज देख लिया था कि जब हमने अंग्रेजों के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था, तो छोटे से एक्सक्यूज को लेकर के उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर जैसे बड़े हत्याकांड कर दिए। अभी अंग्रेजों के पास में एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडियंस एक साथ आए और उन्होंने पुलिस स्टेशन जला दी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडियंस को पकड़ेंगे, उनको मार देंगे। हो सकता है कि वो दूसरा जलियांवाला बाग कर दे, क्योंकि अंग्रेज अभी तक हमको इसलिए नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि हम उनसे लड़ नहीं रहे थे, हम दुख प्रकट कर रहे थे, उनको असहयोग कर रहे थे। अगर हम उनसे सीधा लड़ेंगे तो उनसे ज्यादा कैपेबल तो हम है नहीं। उनके पास में जो अभी के स्टैंडर्ड वेपन्स है, उनके पास में बहुत बड़ी आर्मी है, हमें क्रश करना बहुत आसान है। हम तो उनसे लड़ रहे हैं मोरल ग्राउंड्स पे। अब वो देखेंगे कि अगर हमने फोर्स का इस्तेमाल किया तो हमसे ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करने की सक्षम रखते हैं वो, राइट। इस चीज को देख के महात्मा गांधी ने फटाक से इस मोमेंट को बंद कर दिया, इससे पहले कि ब्रिटिशर्स कुछ बड़ा सा अनहोनी घटना करते। फिर बहुत लोगों ने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज किया कि गांधी जी का स्टेप गलत था, सही था। कांग्रेस पार्टी दो अलग अलग पार्ट में टूट गई, प्रो चेंजर, नो चेंजर। अगेन कन्फाइनिंग आवरसेल्फ विद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी तक कन्फाइन करके चलते हैं। बहुत डेप्थ में पढ़ा दूंगा तो पता चलेगा, इस टॉपिक को कवर करने में 6 घंटे लग गए। अगर मॉडर्न इंडिया एक एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना है पूरे एमसीक्यू के साथ में, तो हम उसको लेकर के भी वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ कोर्स, राइट, फॉर एवरी वन ऑफ यू, राइट। बहुत मिनिमम प्राइस में, जहां पे एनसीईआरटी को हम विद इन फिक्स फ्यू आवर्स पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर करा देंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ यूपीएससी के पीवाईक्यू भी, मॉडर्न इंडिया, मिडिवल और एंशिएंट, सब कुछ लगा देंगे। बट द पॉइंट इज कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसको फ्री में एकदम से लॉन्च करें, बिकॉज बहुत लोग बैकएंड में जो कंटेंट में काम कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज में काम कर रहे हैं, राइट। एक लेवल तक इतना हो सकता है कि वी कैन पुट इट टू वेरी लेस प्राइसेस, बट अल्टीमेटली वी कैन डू इट इफ यू गाइस लाइक द लेक्चर। अगर आपको लगता है कि यस वी शुड डू इट, देन डेफिनेटली विल डू इट, राइट। और प्रीलिम्स आ रहा है, इट्स अ हाई टाइम टू स्टडी एंड टू कवर द सिलेबस। एनीवेज, कमिंग बैक, देखो अब क्या हुआ, चौरी चौरा कांड होता है। आपका क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चौरी चौरा कांड किस तारीख को हुआ, किस साल में, और नन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, यानी कि नन कोऑपरेशन मूवमेंट के स्टार्टिंग का डेट और उसके एंड का डेट, बस। अब इस टाइम में कुछ ट्राइबल अपराइजिंग चल रहा था,
उसमें है अल्लूरी सीताराम राजू। कौन है अल्लूरी सीताराम राजू? तो ये एक फ्रीडम फाइटर है। कहां से? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से फ्रीडम फाइटर है, राइट। इन्होंने रंपा रिबिलियन किया है 1922 के आसपास में। रंपा रिबिलियन किसके अगेंस्ट किया? अंग्रेजों के अगेंस्ट में, गोदावरी रिवर के पास में। राजू जो थे वो चाह रहे थे कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारे कम्युनिटी को, हमारे जो समुदाय है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो खत्म हो, इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। रंपा रिबिलियन कहीं ना कहीं आप देखो तो मद्रास फॉरेस्ट एक्ट 1882 के रिस्पॉन्स में उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। और इसमें राजू का जो रोल था वो महात्मा गांधी के नन कोऑपरेशन से बहुत इंस्पायर्ड थे। देखो हमेशा याद रखेंगे हिस्ट्री में ना, हर इंसान एक मास मोमेंट को अपने हिसाब से देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो मैं गांव में रह रहा हूं, राइट, और मैं खेती कर रहा हूं और मुझे प्रॉब्लम है जमींदार से, तो मैं ये सोचूंगा कि महात्मा गांधी का जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो जमींदारों के अगेंस्ट है, राइट। अगर इनको प्रॉब्लम है अंग्रेज से, उनके फॉरेस्ट को वो खत्म कर रहे हैं, तो ये सोचेंगे कि मुझे फॉरेस्ट को बचाना है अंग्रेज से, ये मेरा नन कोऑपरेशन मूवमेंट है। आप मतलब समझ रहे हो? मतलब हर इंसान के लिए नन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब अलग था। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि वो सफर किस चीज से कर रहा है। जिस चीज से सफर कर रहा है उसके अगेंस्ट काम करना उसके लिए नन कोऑपरेशन था। ये हर इंसान अपने हिसाब से अलग इंटरप्रिटेशन करता है। इस टाइप के पॉइंट्स आप अगर मेंस में कोट करें, यू विल गेट इन डेफिनेटली एन एक्स्ट्रा एज देयर, राइट। तो यही बात है यहाँ पे। तो दूसरा एक मोमेंट चल रहा था, कौन चला रहे हैं? बाबा रामचंद्र, अवध किसान किसान सभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबा रामचंद्र के बारे में वैसा बताया गया है कि फिजी गए थे, राइट। इनको इंडेंचर्ड लेबर के रूप में अंग्रेज बाहर जाकर काम भी करा के आए थे। जब वो इंडिया आते तो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने क्या किया? अवध किसान सभा की शुरुआत की। जो फोर्स लेबर चल रहा था, जबरदस्ती किसानों से काम कराना, जमींदारी सिस्टम किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसके अगेंस्ट में इस चीज को स्टार्ट किया गया। बाद में बड़े बड़े कांग्रेस लीडर्स ने भी इसमें सपोर्ट किया और ये चीज आगे चलता रहा, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो तीन रीजनल मोमेंट हुए नन कोऑपरेशन से रिलेटेड। नन कोऑपरेशन के बाद में बहुत सारा इवेंट होता है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में टूटती है। उसके बाद में साइमन कमीशन आता है 27-28 के आसपास में, 1927-28। उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट बनती है। अब एनसीईआरटी ने इन चीजों को स्किप किया और वो सीधा आते हैं किस पे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम भी पढ़ेंगे सीडीएम। अगेन आई एम सेइंग दिस टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट जो मैं स्किप कर रहा हूं, बट हाँ उन टॉपिक्स को मैं आपको नॉर्मल बैचेस में कराऊंगा, राइट। जो बैच मैं लॉन्च करने का सोच रहा हूँ जिसमें हिस्ट्री का हम सारा टॉपिक कवर करेंगे, उस बैच में विल ट्राई टू फिक्स इट एवरीथिंग देयर। देखो इसका नाम क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका नाम ही है कि पूरे लोग डिसोबीडियंस, जो अंग्रेजों ने कहा है ना, उसको हम नहीं फॉलो करेंगे, विल डिसओबे दैट। तो इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट को लॉन्च करने का बेसिक रीजन वही मैंने कहा कि एक तो जो साइमन कमीशन था, राइट। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से लोग बहुत नाराज थे, वो खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट है जिस तरीके से आया है एग्जैक्टली उस तरीके से साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे। एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन साइमन कमीशन के अलावा जो इस मोमेंट को था वो ये था कि जितने भी लोग हैं, राइट, यहाँ पे इंडिया में, उन लोगों के ऊपर ना सॉल्ट टैक्स मतलब क्या है कि अगर आप सपोज करो कहीं पे नमक भी बना रहे हो तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि यार नमक तो बेसिक नेसेसिटी है, हर इंसान की जरूरत है। तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ में, लॉर्ड इरविन कौन है उस वक्त? वॉइसरे। वॉइसरे का नाम क्या है याद रखेंगे? वॉइसरे का नाम क्या है? लॉर्ड इरविन। इरविन सीधा बोलते हैं, राइट। इरविन वॉइसरे थे उस वक्त। और इरविन के सामने महात्मा गांधी ने 11 डिमांड रखे थे कि इरविन जी ये 11 डिमांड है, इस डिमांड को आप फुलफिल करिए। अगर आप नहीं फुलफिल करेंगे तो मैं सबके साथ में क्या करूंगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करूंगा, राइट, सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा। इरविन ने मना कर दिया, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च कर दिया। सिंपल। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? ये पूछेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कहां से लीड कर रहा था। कुछ वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो थोड़ा सा याद रखना आप कि एक खान अबुल जफर खान करके हैं जो नॉर्थ वेस्ट से लड़ रहे हैं इंडिया के, जो आज का पाकिस्तान वाला एरिया। खान अबुल जफर खान, रेड कुर्ती सेना, लाल कुर्ती सेना, रेड शर्ट आर्मी उनके पास में, वॉलेंटियर्स का ग्रुप है जो खान अबुल जफर खान जो बोलेंगे वो करते थे, राइट। तो वहां से लड़ रहे थे। उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा गया। बहुत बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया, यूपीएससी में वन लाइनर्स में आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, राइट। तो उनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं। अलग अलग जगह पे देश के अलग अलग लोग मूवमेंट को लीड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सपोज करो हमने ऐसे इंडिया का मैप ड्रॉ किया, तो ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, यहां से कौन लड़ रहा है? खान अबुल जफर खान। इनके पास क्या है? तो इनके पास है रेड शर्ट आर्मी, उसको लाल कुर्ती सेना भी कहते हैं। खान अबुल जफर खान के पास में जो है, राइट। यहां से धरासन, धरासन से कौन है? सरोजनी नायडू, है ना। महात्मा गांधी वाला सीन देख सकते हैं। यहां से असम वाले एरिया में क्या चल रहा है? कन्हिंगम सर्कुलर, राइट।
तो इस टाइप से ना इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोग इस मोमेंट को लॉन्च कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उतनी एनसीईआरटी में दी नहीं गई है। एनसीईआरटी ने क्या बताया कि इस मोमेंट में हुआ क्या है कि अलग अलग लोग, जैसे वुमेन्स है, वुमेन्स ने इस मोमेंट में बहुत ही बड़े स्केल में पार्टिसिपेट किया। फॉर एग्जांपल सरोजनी नायडू जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थी, जो इस मोमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर कस्तूरबा गांधी, उनका भी बहुत तगड़ा पार्टिसिपेशन था। अगर मैं बिजनेस क्लास की बात करूं तो बिजनेस क्लास का भी इसमें पार्टिसिपेशन था, लेकिन अब बिजनेस क्लास का पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा कम था, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको ये चीज पता होता है कि अगर मैं किसी आंदोलन में जुड़ूंगा तो मेरा लॉस है, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊंगा। तो वो महात्मा गांधी के साथ पहले बार तो नॉन कोऑपरेशन में जुड़े, उसका बहुत फायदा नहीं है, फिर उन्होंने क्या कर दिया, नॉन कोऑपरेशन ड्रॉप कर दिया। तो एक ये रीजन है, राइट। और ये क्यों इतना मोमेंट आगे चल रहा था, क्योंकि मैंने कहा आपको नेशनलिज्म यानी कि सेंस ऑफ कल्चरल बिलोंगिंगनेस, सबको ऐसा फील हो रहा था कि हमारा आंदोलन है, हम एक साथ आगे लड़ेंगे। उसमें हम देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों का बहुत ज्यादा नाम है। इन्होंने ऐसी किताबें लिखी, ऐसी रचनाएं की है जो लोगों के बीच में फायर डाल दे कि हाँ भाई, मुझे इस मोमेंट में जन संबंध के साथ में सबको एक साथ आके सपोर्ट करना चाहिए और अंग्रेजों का अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, इस टाइप की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है हमें। बहुत ज्यादा नेशनलिज्म की बातें भी चल रही हैं, राइट। तो ये सब का सब हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद तुरंत हम आते हैं वर्ल्ड वार सेकंड। सेकंड वर्ल्ड वार कब होता है, अभी मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वार बताया। सेकंड वर्ल्ड वार आपका होता है 1940 के आसपास में, राइट। जो मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने सीधा मना कर दिया कि सेकंड वर्ल्ड वार में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब देखो सीडीएम और इसके बीच में फिर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हुए हैं, बट आई एम स्किपिंग दोज मोमेंट्स बिकॉज दे आर नॉट अभी दे आर नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, बट उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कम्युनल अवार्ड आया है, अलग अलग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, अलग अलग पूना पैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हुआ है। उसके बाद से आपका क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, अगस्त क्रांति यानी कि अब अगस्त रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। डू और डाई, करो या मरो, ये नारा लगाया था किसने, गांधी जी ने, इस पूरे के पूरे आंदोलन में। और इसके बाद में हम देखते हैं कि आंदोलन बहुत हद तक सक्सेसफुल होता है, लाइक लोग बहुत हद तक इसमें सपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं उस वक्त अंग्रेजों को इंडियंस को पार्टिसिपेट कराना था इस मोमेंट में। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों की स्थिति खराब होते जा रही थी। लोग को लग रहा था कि जापान अब साउथ एशिया पे इन्वेड करेगा और अंग्रेज की जगह जापानों का रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो जापानीज से बहुत डर गए थे, इसलिए अंग्रेज बार बार कह रहे थे कि हम अगस्त ऑफर लेकर के आ रहे हैं, क्रिप्स लेकर के आ रहे हैं, कैबिनेट लेकर के आ रहे हैं, राइट, ताकि हम इंडियंस को सेटल डाउन कर सके। बट इंडियंस मना कर दिए और क्विट इंडिया मूवमेंट में हमने उनको सपोर्ट किया नहीं, और धीरे धीरे करके क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में अंग्रेजों की स्थिति और खराब होती गई, और लास्ट में उन्होंने क्या किया, इंडिया को छोड़ने का प्लान कर लिया। लाइक कैबिनेट मिशन आता है 46 के आसपास में, 1946, राइट। और कैबिनेट के कुछ लोग आते हैं, और कैबिनेट मिशन वाले लोगों का दो काम था, एक तो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, और दूसरा इंडिया पाकिस्तान अगर वो अलग अलग चाहते तो अलग अलग उनको डिवाइड कर दो। इस टाइप से डिवीजन तक हम आ गए, और 1947 का एक एक्ट आता है, और माउंट बैटन प्लान के बाद इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो देखो, जो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया, लेट मी टेल यू, दिस वाज अ सुपरफिशियल लेवल जो आपके एनसीईआरटी में दिया था। कुछ पॉइंट्स आप समझ सकते हो इससे, और इससे आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हिस्ट्री में किस इवेंट के बाद कौन सा हो रहा है। इसको डिटेल में पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना है। आई एम अगेन सेइंग दिस, इस चीज को हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। इट इज जस्ट दैट कि हमने एनसीईआरटी का टॉपिक को रीड आउट करना था। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी को रीड करोगे ना, इट विल बी वेरी स्मूथ, वेरी सिंपल। बट प्रीलिम्स के लिए हम इसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, बिकॉज प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से बनते हैं, राइट एवरीवन। सो इफ यू वांट दैट वी शुड कवर दिस, स्टे ट्यून्ड, राइट। इसको बहुत जल्दी कवर अप करेंगे। अगर आपने इन टॉपिक्स को पहले पढ़ा होगा तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो गया होगा इस क्लास के थ्रू, राइट। हाँ, डेप्थ में कौन सा क्लॉज, कौन सा एक्ट क्या आया है, उसको हम आगे की क्लासेस में करेंगे। एनीवेज, दिस इज फॉर टुडे। आज की क्लास पर हमने इस टॉपिक के साथ में वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि हमने किस चीज की बात की है, मेंटोरशिप प्रोग्राम, प्रीलिम्स का जो प्रीलिम्स आ रहा है, और मेंटोरशिप के साथ साथ एनबीटी सीरीज में हम इन टॉपिक्स को डेप्थ में कवर अप करते चलेंगे वन बाय वन। सो दिस इज फॉर टुडे। आज हमने स्टैंडर्ड 10 तक का हिस्ट्री एंड पॉलिटी रैप अप कर लिया हुआ है। अब आने वाली जो सीरीज होंगी वो या तो एनबीटी की होगी या फिर हमारा एक तरफ मेंटोरशिप चल रहा होगा, राइट। सो इफ यू गाइस वांट, यू कैन ज्वाइन दैट। कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिंक देखेंगे, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन स्टे अपडेटेड विद पावर आईएएस फॉर सच एंगेजिंग कंटेंट। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीलिम्स आ रहा है, सो प्लीज स्टेप टू द प्रीलिम्स। अब मेंस सब छोड़ दो, सब प्रीलिम्स पे लग जाओ। अगर प्रीलिम्स अब इससे पहले नहीं निकला है तो, निकला हुआ है तो फरवरी से लग सकते हैं, राइट, मार्च से लग सकते हैं। पर जिनका नहीं निकला, जो बहुत बड़ी ऑडियंस है, यू कैन स्टार्ट इट ओवर नाउ, राइट एवरीवन। तो आज के बैच को फिर यहीं रखते हैं, है ना। मिलते हैं अगले बैच में। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी वेरी हार्ड, एंड सी यू सून इन द बैचेस। तब तक के लिए चलो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।